हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। और इस क्लास में जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें हम क्विक कैलकुलेशन सीरीज में जो हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन सीखी थी, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट करना, जो कि एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आज जिस टॉपिक पे या इस क्विक कैलकुलेशन में जो हम सीखने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सभी एग्जाम्स में। कैलकुलेशंस के लिए, खास करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही ज्यादा फायदा होता है उससे, बहुत ज्यादा। आप सोचो कितने एग्जाम्स में कितने लड़के कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, बट जिनके पास ये स्पेशल स्किल्स होती हैं या जो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, वो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही खास क्लास है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, क्विक कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 2। तो इस कैलकुलेशंस में, इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, जो हमारा ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में, वो होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में या बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो मल्टीप्लाई पे बेस्ड होती हैं, और उससे बहुत इजीली अगर हम कर लें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। तो आज वो सारी चीजें हम सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे जीरो से। बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखेंगे कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, किस तरह से हमें मल्टीप्लाई जैसे क्वेश्चंस या फिर ऑपरेशंस जो एग्जाम में होते हैं क्वेश्चंस में, कैसे उसका अप्रोच करना चाहिए हमें। मल्टीप्लिकेशन के आपको बहुत फायदे बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेसिक जो हमारा फायदा है मल्टीप्लिकेशन, क्विक मल्टीप्लिकेशन का, बेसिकली वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारा टाइम सेव करता है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स हो, बैंक एग्जाम हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें टाइम हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे सिलेक्शन में। ठीक है। तो क्विक कैलकुलेशन, क्विक मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स हैं, अगर वो आपको पता है, वो आपको अप्रोच आती है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो जितना तेज या जितना ज्यादा माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं चीजों को, उनकी रीजनिंग उतनी अच्छी हो जाती है। ये फैक्ट है गाइज। आप कभी भी देखना, जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, अगर वो रीजनिंग कम भी पढ़ते हैं ना, तो उनकी रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। उनको रीजनिंग में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट किसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उनको सीखने होते हैं, अदरवाइज उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाए, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, एक तीर से दो निशाने, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जा रही है और आपकी रीजनिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये क्लास हमारी मल्टीप्लिकेशन की, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गाइस, आपको सभी को मल्टीप्लिकेशन तो आता है, सभी को आता है। ठीक है। बट कैसे करना है, कितना फास्ट करना है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है। अब जैसे मैं एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर करोगे, कितना फास्ट कर सकते हो? 11 into 5, सबने कर दिया होगा। 55। ठीक है। 12 into 5, सबको पता है। ठीक। अब 65 into 5। ठीक है। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, इसने ये भी सभी ने कर लिया होगा। इधर लिख देता हूँ, मे बी शायद दिख ना रहा हो आपको स्क्रीन पे। 65 into 5, 3 to 5। ठीक है। इसका आंसर भी सभी स्टूडेंट ने इसको भी कैलकुलेट कर लिया होगा। बट क्या जितना टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा था, 11 into 5 या 12 into 5, क्या उतना ही टाइम आपको इसमें भी लगा? नहीं, कुछ सेकंड ज्यादा लगे होंगे। ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि ये आपको टेबल्स याद हैं, या जनरली आप इनको, इन टर्म्स को यूज करते रहते हो अपने डेली लाइफ में भी, इनके यूज होते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया होगा। बट ये टर्म्स जो हैं, बहुत रेयर सामने आते हैं। ओकेजनली आपको मिलता है कि आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, या तो किसी क्वेश्चंस में गिवन हो, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना इजीली ये चीजें जनरली आपके सामने नहीं आती, और आती भी होंगी तो आप कैलकुलेटर यूज करते होगे, इसलिए आपके माइंड में ये फिट नहीं होगा। ठीक। बट इसको इजीली कितने इजी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि जितना फास्ट आपने ये किया, उतने फास्ट आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं।
इसका आंसर जल्दी से बताओ। सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक। बट क्या, कितना टाइम लगा, कितने सेकंड्स लगे आपको इसको कैलकुलेट करने में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको करने में टाइम कितना लगा आपका, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं। ठीक है, सबका आंसर आ गया इतना? ऑब्वियसली सबका आंसर आ चुका होगा। बट फिर वही चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम, कितने कम टाइम में आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, यही अप्रोच होगा हमारा कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को कितने फास्ट करते हैं। चलो ये तो तभी 2 डिजिट्स के थे, कर लिए होंगे सबने। 123 इंटू 121, जल्दी से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होंगे ये ट्रिक्स, और कुछ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। बट फिर भी एक बार जब आप ये अभी कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को देखो कितना टाइम लगता है, और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि कितना डिफरेंस आया आपके टाइम में, कितना टाइम आपने सेव कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मे बी शायद ये पहली क्लास होगी जहां पे आपको ये ट्रिक्स मिलती हैं, बट अगर आपने कहीं से भी पढ़ी है तो आप जरूर मे बी शायद भूल गए होगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। या फिर अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझ सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इसका यूज हो, बट इससे आपका माइंड बहुत फास्ट काम करता है। आप जितना ज्यादा अपने माइंड में कैलकुलेशंस करना सीखते हो, उतना ही ज्यादा आपका माइंड शार्प होता है। ठीक है गाइस, तो ये तरह से आपके माइंड की एक्सरसाइज भी हो रही है कि आपका माइंड कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने क्विक रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, चलो। तो जो सबसे पहले आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लीकेशन बाय 5। अगर 5 से किसी भी, कितने बड़े भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, कितना फास्ट होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं एक कोई क्वेश्चन लिखता हूँ स्क्रीन पे और आप इसको ट्राई करो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ था पहले भी, ठीक। जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट, ठीक। लिख लो, सही है, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा है एग्जाम में आता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, या किसी भी सिचुएशन में ऐसी आती है जब आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो आप माइंड में ये समझो कि आपको 5 से नहीं करना, आपको 10 से करना है। और 10 से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं, आपको पता है सिर्फ जीरो ऐड करना होता है, ठीक। तो 35 इंटू अगर मैं 10 कर दूं, आपको पता है 35 सेकेंड्स भी नहीं लेंगे इसको आंसर करने में। बट आंसर हमारा ये एग्जैक्ट नहीं है। 5 को मैंने लिख दिया 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 5 के बराबर है, तो मैं 10/2 से मल्टीप्लाई करूं या 5 से मल्टीप्लाई करूं, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब 35 को सबसे पहले क्या स्टेप था, स्टेप 1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 5 से होगा तो 10 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, और स्टेप 2 में डिवाइड कर दो 2 से। वो इजी होता है, हाफ करना, किसी भी नंबर का हाफ करना आपके लिए बहुत इजी है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो 350/2 आएगा, और 350 किसका हाफ होता है, 350 हाफ होता है 175, सॉरी 350 का हाफ होता है 175, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 175। इसको बहुत सारे स्टूडेंट फास्ट भी होंगे तो ऐसे करेंगे 5 2, 5 15 2 70, ठीक है। मे बी उनको लगता हो कि ये ज्यादा इजी है, बट इनको पेन इस्तेमाल करना ही होगा। पेन का यूज किए बिना ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। और अगर आपने पेन यूज कर लिया तो चाहे जितना भी फास्ट आपने किया होगा, आपका टाइम इसमें ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पेन यूज नहीं करना, आपको कैलकुलेशंस के लिए पेन यूज नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन है, शायद मे बी अभी आपको इसमें टाइम लगेगा,
कि पहले 10 से करो फिर हाफ करो तो ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको लगेगा। बट एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद देखोगे यार ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, 86 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट? तो हमें पता है डबल करना हाफ, हाफ करना तो हमें पता ही है, तो हाफ जीरो ऐड करके हाफ कर दो, 430। सिर्फ आपको आंसर लिखने के लिए पेन यूज करना होगा, और अगर यू लिखना भी नहीं आंसर तो अगर आपको सिर्फ देख के टिक करना हो तो आप वहां कर सकते हो। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं, सीआईएसआई में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको इस तरह कैलकुलेशन यूज होगी, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, परसेंटेज है, हर जगह इनका यूज होने वाला है। तो अगर आप जहां जहां पे ये ऑपरेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगी, वहां पे ये चीज अगर आपने कैलकुलेशन जल्दी कर लिया तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपके लिए। चलो, तो समझ गए। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सिंपली क्या करना है, स्टेप 1 हमारा है कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उस नंबर को हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। सॉरी। ठीक है गाइस, ये दो स्टेप इसमें फॉलो करोगे और आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो उठा के, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन अगर 25 से है तो क्या करोगे? जैसे मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 24 इंटू 25, 36 इंटू 25, 16 इंटू 25। बताओ जरा, जल्दी से आंसर इसके मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, फास्ट। कितने कितने क्विक सेकंड्स में आप इसका आंसर कर पाते हो? ठीक, इसका हो गया 600, इसका हो गया 900, इसका हो गया 400। सॉरी। अब ये आया कैसे, हमें ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको ये क्वेश्चन में हो या आपको सामने इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उस नंबर को, मान लो एक नंबर लिखा हुआ है ए, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा a इंटू 100/4। 100/4 इज इक्वल टू वॉट? 100/4 इज इक्वल टू 25। ठीक, तो मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ या 100/4 से करूँ, सेम चीज है। चलो, अब 100 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो आपको ऐड करने होंगे, तो मैंने a में या जो भी नंबर होगा उसमें 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेट सपोज हमने जो नंबर लिया 36 जो हमने लिया था वही लेते हैं। ठीक है, 36। ठीक, तो मैंने क्या कहा, 36 को 100 से मल्टीप्लाई यानी 2 जीरो ऐड करना, डिवाइड बाई 4 करना, ये हो गया 900। ठीक, ये तो अभी भी स्टेप आप लिख रहे हो इसलिए लंबा है, बट आपको ये स्टेप भी नहीं लिखने का। क्या करना है आपको, जब भी मैं डायरेक्ट बताता हूँ, सॉरी, 36 इंटू 25 है, आपका जो सारा टाइम लगना चाहिए ना वो इस नंबर को 4 से डिवाइड करने में। अब बताओ 36 को आपको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 36 को 4 से डिवाइड किया 9, पता है आपको, और 2 जीरो ऐड कर दो, बस सिंपल। यानी कि जिस नंबर से भी 25 का मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को 4 से डिवाइड करो और 2 जीरो उसमें बढ़ा दो। जैसे कि मैंने एक और नंबर लिखा था 64 इंटू 25। क्या करना है, 64 को देखो 4 से डिवाइड करके कितना आता है, 16 आएगा, 2 जीरो बढ़ा दो 16 में, हो गया 25 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 96 ले लो, 96 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करोगे, सीधे सीधे 4 से डिवाइड करो 96 को, दिख रहा है 2 4, और 2 जीरो ऐड कर दिया, आ गया आपका आंसर। ठीक है गाइज, तो इस तरह से जब भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को 1/4 कर देना है और 2 जीरो उसमें लिख देने हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो कितने बड़े भी नंबर्स हो। अभी तो ये 2 डिजिट के, मान लो मैंने 3 डिजिट में लिखा 336 इंटू 25। अब बताओ, अब आएगा मजा, कितने स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, जल्दी करो। क्या करना है, जिनको ये ट्रिक पता है वो सीधे क्या करेंगे,
8 4 2 0 लिख दिया, इसमें हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन, और फौरन इसका आंसर करो स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो। किसका किसका आंसर है? 1 0 3 1 0 0। जिसका भी आंसर ये है वो करेक्ट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हो तो आप कितना भी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होती, आपको कितना टाइम लगता? 5 4 are 20, carry 2, 5 2 are 10, 2 12, carry 1, 5 1 are 5, plus 1 6, 5 4 are 20। ठीक, 8 4 2 8, ऐड करो 2 0 1 1 3। ठीक, आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, बट मेथड बिल्कुल गलत है। अगर एग्जाम में आप इस तरह से करोगे तो कोई फायदा नहीं आपको कैलकुलेट करने का। आप जहां पे 2 3 क्वेश्चंस कर पाते वहां पे सिर्फ आप एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है गाइस, तो आप वैसे ही कंपटीशन में कितने पीछे हो जाओगे। आप खुद सोचो कि अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्लो है तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, आप कितने पीछे चले जाओगे। अगर आप जहां पे एक स्टूडेंट ए जहां पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, वहीं पे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप यहीं पे फेल हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आपकी कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ वन टाइम की एफर्ट है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, आप समझ गए, उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फंडा है, 999 या 999 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस केस में हम कैसे करते हैं। चलो देखो, मान लो कोई नंबर है, ये तो सबको पता होगा, ये इसका आंसर तो सभी दे सकते हैं और सेकंड्स में दे सकते हैं, लिखने से पहले आंसर कर दिया होगा 99। ठीक है, चलो इसका भी आंसर कर दो। ठीक, अब इसका आंसर करो। क्या ये उतने ही टाइम में आंसर आ गया था जितने टाइम में आपने इसका आंसर दे दिया था? नहीं, नहीं आया था, आपको टाइम लगा कैलकुलेट करने में। बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी माइंड में कैलकुलेट कर लिया होगा, 97 2 97 प्लस 2 29 कर लिया होगा। ठीक है, बट उसके लिए बिना पेन यूज किया आपने नहीं किया होगा, आपको पेन यूज करना होगा, आपने किया होगा। और अगर आपने पेन भी यूज नहीं किया होगा तो भी आपका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, अगर हमारे मेथड से करोगे उससे। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हमने उसका नाम दिया है डिवाइड एंड रोल। ठीक है, डिवाइड एंड रोल आपको सभी को पता है, डिवाइड एंड रूल से सभी फायदा उठाते हैं, सभी लोग फायदा उठाते हैं डिवाइड एंड रूल का। क्या करना है, पहले डिवाइड करो, फिर उनको आपस में आप जोड़ के इजीली अपना काम हो जाता है, उसके बाद आप उनको जोड़ दो, कोई कोई इशू नहीं है। तो ये रूल काम कैसे करता है, ये देखो, ये डिवाइड एंड रूल काम कैसे करता है। इसको बेसिकली हम स्प्लिट एंड मर्ज भी कहते हैं। आप कभी भी इस तरह के अप्रोच, ये अप्रोच बहुत ही हेल्पफुल होता है। कोई भी ट्रिक नहीं है पता है, बट स्प्लिट एंड मर्ज आपको पता है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा था 33 × 9। ठीक है, 33 × 9 को मैं लिख सकता हूँ 33। ठीक है, स्प्लिट करूंगा 9 को 10 - 1 में। ठीक, और फिर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा। अब बताओ 33 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये ब्रैकेट दैट मीन्स कि 33 का मल्टीप्लाई दोनों ही नंबर से होगा विद साइन। तो 33 × 10 - 33 × 1। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है आपके लिए, मतलब लाइक सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए। ठीक, अब आ गया मल्टीप्लीकेशन के बाद अब जो सब्ट्रैक्शन होना है, इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी कभी हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी ट्रिक है। आपको इसके लिए भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे 330 - 33, और इसमें कैरी लिया 10 या 7, यहाँ पे 2 आया, 12 में से 3 या 9, फिर ये 2 बचा, तो ये 2। गाइस ये मेथड गलत है, ये आपको एग्जाम में पीछे लेके जाता है, ये आपका सिलेक्शन रोकता है। आपको ये नहीं यूज करना। आपको क्या यूज करना है, आपको डायरेक्टली देखना है 330 में से 33 माइनस करना है। 33 में क्या है, 30 है प्लस 3 है, 30 सीधे माइनस कर दो 300, 300 में से 3 गया 297। सिंपल है यार,
आपको ऐसे सोचना है कि छोटे छोटे टर्म्स को डिवाइड करके उसको ब्रेक करके और आप इजीली जिसको कैलकुलेट करते हो। कभी भी आप नंबर्स को अगर जीरो के करीब लेके आओगे या जीरो करोगे तो आपके लिए उसको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। सब्ट्रैक्ट, इवन सब्ट्रैक्शन, सभी चीजें हो जाती है जब जीरो के टर्म्स में होता है। अगर मैं यहीं पे सीधे लिख देता 330 माइनस 30, आपको सेकंड्स भी नहीं लगते इसको आंसर करने में, सीधे बोलते हैं आप 33। इसीलिए जब भी ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं तो हम उनको जीरो के टर्म्स में लेके आते हैं, जीरो के पास लेके आते हैं और उसके बाद फिर उनको सॉल्व करते हैं इजीली। ठीक है, ये टाइम सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब जैसे मान लो मैंने एक स्क्रीन पे लिखा है एक क्वेश्चन, चलो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। 39 इंटू 9, ठीक है। चलो तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपना वो ट्रेडिशनल मेथड ही अपना रहे होंगे कि 39 इंटू 9, बस पास हो चुके, कैसे फास्ट कर 9 9 18 8 9 27 प्लस 8 20 35। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यही चीज कर रहे होंगे। अब देखो इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको, दो तरीके से आप इसको कैसे इजीली सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई 39 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, अभी तो हम ये सब चीजें लिख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाना है कैसे होना है। बट एक बार जब ये चीज समझ जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आपके माइंड में दिख रहा है कि मुझे 9 से मल्टीप्लाई, तो मुझे एक बार जीरो बढ़ाना है और एक बार उस नंबर को माइनस कर देना है उस नंबर से। दिख रहा है क्या, मेरे सामने दिख रहा है 390 माइनस 39। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे यार 39 कैसे करिए, तो बहुत ईजी है। अगर मैं इसे कहूँ कि आप 390 माइनस 390 माइनस 40 करो, ठीक, तो सीधे बता दोगे 350। बट एक एक्स्ट्रा लिया ना मैंने, तो इसको 351 कर दो, कितना टाइम लगना। बट यहीं पे अगर आप 339 को सीधे सीधे लेके एक बार में सोचते कि मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपका दिमाग घूम जाएगा यार कैसे करूं, और आप सोचोगे यार लिख लो ज्यादा इजी है। ठीक, बट आपको अप्रोच ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो कभी फिर चीजें क्विक नहीं कर पाओगे, फास्ट नहीं कर पाओगे, आप उसी मेथड को लेके ढोते रहोगे और बार बार वो चीज आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम टाइम में इफेक्ट करती रहेगी और आपके सिलेक्शन को बार बार कहीं ना कहीं डिले कर रही है। तो गाइज एक बार अच्छे से इस मेथड को समझ लो, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 390 था, 39 माइनस करना था, मैंने कहा 39 छोड़ो, ये मेरे में मुश्किल है, मैं एक एक्स्ट्रा देता हूँ 40, बाद में एक ले लूंगा। मैंने 40 दे दिया, चलो एक बार 40 ले लो, 350 बच गया। ये तो बहुत ईजी था, 90 माइनस 40 350, और एक हमारा मिल गया। अगर हमें पता है कि एक हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो यहाँ पे फिर लास्ट में ऐड कर दिया हमने, हो गया 351। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक तो मेथड ये था जो मैंने आपको बताया। एक और कैसे कर सकते हो आप क्विक अप्रोच से, 39 इंटू 9 है, ठीक है, तो आप इसको सीधे 40 माइनस 1 दिमाग में कर सकते हो, 40 माइनस 1 इंटू 9। और आपको पता है कि 40 इंटू 9 यानी 9 4 से जीरो भी छोड़ दो, सिर्फ 9 4 देखो, 36 माइनस 9, और 60 में से 9 जाएगा तो 351 बच जाएगा आपका। सिंपल है, तो ये मेथड से आप कर सकते हो। वैसे ही ये तो 9 से मल्टीप्लिकेशन था, वैसे ही अगर हमें 99 से करना है तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 39 इंटू 99 है, तो सब समझ गए होंगे, 39 इंटू 100 माइनस 1, फिर से वही चीज कर लोगे, 39 100 माइनस 39। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे समझो 100 है, 100 में से 39 माइनस करना है, या 40 कर लो, ठीक, तो 60 बचा, 61 कर दो, 3861। कितना टाइम लगा आपको ये माइनस करने में और कैलकुलेशन करने में। बट यहाँ पे अगर एक बार भी आपने यहीं से पेन यूज कर लिया होता, तो समझो आपका टाइम जाता कम से कम 1 से 1.5 मिनट, कम से कम। ठीक है गाइस, तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। तो समझ गए, 99 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, 100 से करके स्प्लिट करना है, किसमें, 100 माइनस 1 में 99 को। ठीक है, वैसे ही अगर 999 है तो इसको 1000 माइनस 1 कर देंगे हम, और अपनी कैलकुलेशन को इजी बना लेंगे। और माइनस सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी ध्यान रखोगे कि आपको डायरेक्टली नहीं करना, आप जितने इजी इजी उसको ब्रेक कर सकते हो वैसे करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट्स में देखते हैं कि अगर 2 डिजिट्स के 2 नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। इस केस में 2 डिजिट के नंबर्स तो रहेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 2 डिजिट 25 या 99 में से कोई एक होगा तो फिर आपको ये लंबा कैलकुलेशन यूज नहीं करना, तो फिर हम अपना वही पुराना मेथड यूज करेंगे, जीरो में स्प्लिट एंड मर्ज करके, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देंगे 100 - 1। क्लियर गाइस, तब तो हम यही करेंगे। ये उन नंबर्स के लिए जहां पे कुछ 4 से डिविजिबल ना हो रहे हो, या इस पार्ट्स में ऐसे 100 और इसमें स्प्लिट ना हो रहे हो, वो उस केस में होता है। मान लो 2 डिजिट का नंबर है ए बी और सी डी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये इसको 36 कर दो, इसको 64 कर दो, कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं। अब इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को इस तरह से लिख लोगे, स्टेप 1 जैसे ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ 36 64, ठीक, ऐसे इस नंबर को हमने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई 6 से, सेकेंड स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई 3 से और 6 का मल्टीप्लाई 6 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट स्टेप में 6 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, समझ गए क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो किनारे वाले यूनिट डिजिट्स के नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, और थर्ड में फिर जो 10th डिजिट के नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई तो समझ गए करना है, लिखना कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 36 64 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24 कैरी 2, 4 3 12 6 36, ठीक है, 36 और 12 48 और 48 प्लस 2 50, तो 0 5, ठीक है, 6 3 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है 23। तो गाइज हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2304, ये हमारा आंसर है, समझ गए। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते आप तो क्या करते, कैसे करते देखते हैं। 6 4 24, 4 3 12 plus 2 14, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 plus 3 21, और फिर इसको सॉल्व करते 4 0 3 2, ठीक, आंसर सेम आया। यहाँ पे बहुत सारे लोग जीरो लिख देते हैं, बहुत सारे लोग क्रॉस लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, बट जो मेन चीज है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए, आंसर हमारा सही है, बट ये मेथड गलत है। आप एक बार ट्राई करो दोनों मेथड से इसको सॉल्व करने का, किस में कितना टाइम लगता है। तो गाइज समझ गए कॉन्सेप्ट, क्या करना है, बहुत ही इजी चीज है, कोई बहुत मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे वैदिक मैथ्स में ऐसे यूज करते हैं इन ट्रिक्स का, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और आज की डेट में जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हमारे कैलकुलेशन को बहुत क्विक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ गए, पहले यूनिट डिजिट, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर 10th डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है गाइज? चलो एक नंबर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जल्दी से स्टूडेंट्स को ट्राई करो। 47 का मल्टीप्लाई करना है 56 से, ठीक है, फास्ट। अब इसको हम माइंड में कैलकुलेट करो कैसे, ठीक है, ठीक, ये टाइम लगा मुझे। अब हम अपने इसके बाद हम अपने ट्रिक से करेंगे, तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। ये आंसर हमारा सही है, बिल्कुल सही है, बट मेथड हमारा गलत है। ठीक, तो हमारे मेथड के हिसाब से 30, अब यहाँ पे देखो 6 4 24, 5 7 35, 35 और 24 आ गया, ठीक है। अगर ये 35 और 25 होता तो आपके लिए इजी होता, 35 32 60 हो जाता, बट यहाँ पे एक कम है ना, तो उसको आप 59 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस है 4, 59 को उसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, अब थर्ड 5 5 हो जा 20 20 20 प्लस 6 26, ठीक है guys? ये देखो एक स्टेप में आंसर आपका आ गया, बस आपको अप्रोच सही रखनी है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करना है। मान लो 339 प्लस 49 है, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से
ये आंसर होना है। ये आंसर कैसे मैंने लिख दिया बिना कोई कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए? सिंपल यार, इसको मैंने 340 मान लिया और इसको मैंने 50 मान लिया। ठीक है, 50 प्लस 40 90, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ एक्स्ट्रा लिया, 2 माइनस कर दिया, तो 390 में से 2 माइनस करो 388। सिंपल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको ऐसे करना होगा, आप डायरेक्ट पूरा एक एक वर्ड को लेके नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। समझ गए? अब ये स्टेप्स मैंने आपके इजी के लिए, आप समझ जाओ, इजीली आप समझ पाओ, इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसे करना है, क्या करना है। आप एक बार इसको देख लेना, वीडियो पॉज करके इसको समझ लेना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ताकि बाद में आप चीजों को रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं 3 डिजिट्स पे। 3 डिजिट्स के जब नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो समझ लो स्टेप। वैसे ही है, बस चीजों को कैसे आगे बढ़ रही है देखो। यूनिट डिजिट, ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर थर्ड स्टेप में इनका जो सबसे बिल्कुल आउटर नंबर्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वालों का आपस में, फिर फोर्थ स्टेप में जो किनारे वाले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये चीज दिमाग में रख लो कि जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप होंगे ना, उसमें सबसे किनारे वाले नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो आप समझ गए 3 डिजिट के नंबर है तो पहले इनमें, फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन्हीं को लेके इनसे सबसे लास्ट में जो है उनका मल्टीप्लाई, और ये बीच में जो है उनका आपस में, फिर ये फोर्थ स्टेप में जो बाहर के दो नंबर्स हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर ये लास्ट में आपस में सिंगल। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा कि इसको कैसे हमें कैलकुलेट करना है, और बहुत ही इजी है। एक बार अभी थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी सा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना कर लग जाओगे ना इन क्वेश्चंस के, आपको बिल्कुल भी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जितना ये दिख रहा है। बहुत ही ईजी हो जाएंगी चीजें। चलो देखते हैं कोई क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं। सॉरी, ठीक है, हाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको इसको मेथड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या था, किनारे वालों का 5 4 20 कैरी 2। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 4 10 4 14 प्लस 2 16 कैरी 1। फिर सबसे आउटर से 5 6 30 और 12, 30 और 12 42, और 42 प्लस 2 इंटू 1 2, 44 प्लस 1 45, बैलेंस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 4 16 1। ठीक, अब सिंगल, 6 3 18 प्लस 1 19। तो चेक कर लो गाइज, हमारा क्या आंसर सही आ रहा है। 624 इंटू 315 इज इक्वल टू 196560। सही है, समझ गए? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में हम इन जो आउटर नंबर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और लास्ट में बीच में फिर ये इनका, और फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई इन नंबर्स का, और फिर लास्ट में इनका। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट्स के नंबर का। ठीक है गाइज, चलो अब ये देख लो कि इसको भी हमने एक स्टेप्स में लिख दिया है आपके इजी होने के लिए, कि आप कुछ चीजों को पढ़ लो, लिखना चाहो नोट कर लो, अच्छे से समझना चाहो एक बार पढ़ के दोबारा देख सकते हो। अदरवाइज वो वीडियो में बिल्कुल मैंने क्लियर बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है वो थोड़ा आसानी से समझने के लिए, तो वो एक बार इस चीज को, स्टेप्स को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आती है बारी 4 डिजिट नंबर्स की। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने देखा जब 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे कितने स्टेप्स आ रहे थे, 3 स्टेप्स आते थे, यानी एक स्टेप ज्यादा। ठीक है, जब 3 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कितने टोटल स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। वैसे ही जब 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने स्टेप्स आ जाएंगे हमारे, टोटल 7 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो 3 5 7 यह याद रखोगे आप कि पहले में 2 नंबर में 3 स्टेप्स है, दूसरे में 5 है, और चौथे में 7 स्टेप्स है। करना क्या है देख लेते हैं। 4 डिजिट के नंबर जब आपस में होते हैं तो कैसे करना है एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको, सबसे फर्स्ट और लास्ट है आपको याद है कि पहले मुझे किनारे वाले जो यूनिट डिजिट है उनका करना है, और इसमें भी लास्ट स्टेप में इन किनारे वालों का करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको पता है उसके जस्ट बगल वाले के नंबर के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप में भी पता है
उसके बाद वाले नंबर के साथ इस नंबर को आपको पकड़ के चलना है, पहले इनका आपस में, फिर इन नंबर का इनके बगल वालों में से, फिर इनका और दूर वाले नंबर से, और जो बीच में है उनका आपस में, फिर फोर्थ स्टेप इस नंबर को और किनारे वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर जो बीच में है उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब यहां से इन इन दोनों नंबर्स का सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसके बाद वाले नंबर को पिक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों का आपस में यहाँ हो गया था, अब किनारे वालों से करा दिया मल्टीप्लाई, ठीक, बीच में बच गए इनको आपस में, अब इसको पकड़ा, इसको किनारे वाले से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे, अब लास्ट में सिर्फ यही बचा, यानी कि हर यूनिट का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या बच गया, जो 7th स्टेप है कि लास्ट में यहां से हमने मल्टीप्लाई किया। चलो थोड़ा सा लंबा है, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। अब इसी चीज को हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि कैसे करना है हमें, ठीक है। इस नंबर को पकड़ा, इन दोनों को सबसे पहले आपस में ही किया, 6 3 18 कैरी 1, अब इन दोनों को क्रॉस बगल वाले नंबर से 24 और 6 30 30 प्लस 1 31 3, ठीक है। अब इन नंबर को और आउटर में 12 6 2 12 5 2 9 12 और 9 21 और 21 4 2 8 21 प्लस 8 29 29 प्लस 3 32, ठीक। अब इन नंबर को और बाहर वाले नंबर से 6 5 30 7 3 21 30 और 21 51 51 हो गया हमारे पास, और 4 और 12 16 ऐड कर दो, तो 51 में 16 ऐड करा तो सिंपली 10 ऐड करो, 60 1 प्लस और 6 7 यानी कि 67, और प्लस 3 भी हमारे पास है, 67 प्लस 3 77, ठीक है। अब इन नंबर को छोड़ के इनको स्टार्ट करते हैं, 10 और 28 10 और 28 और ये फिर 6 हो गया, तो 5 2 10 7 28 38 38 प्लस 6 44 44 प्लस 7 50 44 प्लस 7 51, ठीक है। अब इनका आपस में हो गया, अब इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई 7 14 और 15 14 और 15 29 29 प्लस 5 34 3, अब इनका 7 5 35 35 प्लस 3 38, क्लियर है गाइस। एक बार अपना आंसर चेक कर लो कि क्या आपने सही कैलकुलेट किया हुआ। 38410218 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। तो अगर एक दो बार आप ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे और इन्हीं का यूज अपने जो मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं या जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इन्हीं मेथड्स का यूज करोगे तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जब मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस की तब तो ये मेथड्स यूज किए, बट जब आप प्रैक्टिस करने लगे क्वेश्चंस की या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने लगे तो फिर आप ये भूल के फिर वहीं पे आ गए, तो कोई भी फायदा नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब आप ये मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो तो आपको इसको इंप्लीमेंट करना है कहाँ, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे मल्टीप्लिकेशन तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, इन्हीं मेथड्स को आपको अपने कैलकुलेशंस में इंप्लीमेंट करना है, और बार बार आप बैठे हो अपने दिमाग में दो नंबर्स सोच लो और उनको सॉल्व करो, फिर आप कैलकुलेटर देख लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और बैठे बैठे जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कैलकुलेशन इस तरह से करते जाओगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेशन जितना ज्यादा फास्ट करोगे, जितना ज्यादा कम से कम पेन का यूज करोगे, आपका टाइम सेव होगा और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे, आपका माइंड बहुत एक्टिव होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, और आप देखना कि आपके रीजनिंग के लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा मेहनत आपको रीजनिंग में देना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सोचो सिर्फ एक कैलकुलेशन से आपका क्वांट भी प्रिपेयर हो रहा है, आपकी रीजनिंग भी प्रिपेयर हो रही है, और आपका टाइम भी सेव हो रहा है, और आपके मार्क्स भी आ रहे हैं, और आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो आपका सिलेक्शन है वो किस पे टिका हुआ है, वो आपके कैलकुलेशन पे टिका है। जितनी फास्ट और क्विक कैलकुलेशन होगी उतनी ही ब्राइट चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, ठीक है गाइज। तो प्लीज आप इन मेथड्स को प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, और आपके अंदर जितनी ज्यादा अच्छी स्किल्स होंगी, जितना फास्ट और जितने अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितने अलग तरह से पेपर सॉल्व करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के, ठीक है गाइज। आगे इस मेथड को मैंने फिर से स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है और लिख दिया है, तो प्लीज एक बार आप इसको देख लेना, समझ लेना, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो
तो थैंक यू गाइज आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियोस में यही था और हम नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ।